हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र पॉलिटी का डिस्कशन है। आज का टॉपिक है शासन प्रणाली। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, रिवाइज करते रहिएगा। सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजतंत्र यह शासन का प्राचीनतम रूप है जिसमें शासन की शक्ति एक व्यक्ति में समाहित होती है जो राज मुकुट धारण करता है। वह आनुवांशिक उत्तराधिकार के आधार पर पद ग्रहण करता है। कुलीन तंत्र, इसे अरिस्टोक्रेसी भी कहा जाता है। यह शासन का वह रूप है जिसमें राजनीतिक सत्ता थोड़े से लोगों में निहित होती है तथा वही इसका प्रयोग करते हैं। तानाशाही, इसे अधिनायक तंत्र भी कहा जाता है। यह एक ऐसे शासन का रूप है जिसमें एक ही व्यक्ति का निरंकुश शासन होता है जो बल प्रयोग के माध्यम से अपने पद पर आसीन होता है तथा किसी के भी प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। प्रजातंत्र, वर्तमान समय में शासन का सबसे अधिक लोकप्रिय रूप प्रजातंत्र है। याद रखिएगा, प्रजातंत्र वहां विद्यमान होता है जहां जनता में सत्ता निहित होती है, यानी जनता को संप्रभुता प्राप्त होती है। प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के कई रूप हैं जिनमें प्रमुख है संघात्मक शासन तथा एकात्मक शासन। इन शासन प्रणालियों को, यानी जो संघात्मक शासन है इसे संसदीय शासन व्यवस्था के रूप में, और एकात्मक जो शासन है इसे अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। राज्य के महत्वपूर्ण तत्व हैं संप्रभुता, जनसंख्या, भूभाग, सरकार या सत्ता। किसी भी राज्य का अनिवार्य तत्व संप्रभुता होती है, इसके बिना कोई भी राज्य के श्रेणी में नहीं आता है। वर्ष 1947 के पहले एक राज्य के रूप में हमारा देश भारत जो है संप्रभु नहीं था। 1947 के पहले एक राज्य के रूप में हमारा जो देश था, कंट्री था भारत, यह संप्रभु नहीं था क्योंकि उस समय भारत पर भारत की जनता का शासन नहीं था बल्कि ब्रिटिश क्राउन का शासन था। भारतीय संविधान के अनुसार देश में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है जिसमें जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली भी कहा जाता है। इस प्रणाली में संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है एवं कार्यपालिका अपने समस्त कृत्यों के लिए संसद के प्रति जवाबदेही होती है। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका का अस्तित्व विधायिका में उसके विश्वास प्राप्ति तक रहता है, बहुमत तक रहता है। भारत की राजनीतिक व्यवस्था में संपूर्ण सत्ता को केंद्र और राज्यों में संवैधानिक रूप से जो है बांटा गया है। यहाँ सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है और भारतीय प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्था विशुद्ध रूप में एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, जिसे हम राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली के नाम से भी जानते हैं, इसमें समस्त कार्यपालिका शक्ति वास्तविक रूप से राष्ट्रपति में निहित होती है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का सर्वोच्च उदाहरण जो है अमेरिका की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था है। तो अध्यक्षात्मक जो शासन प्रणाली का सर्वोत्तम जो उदाहरण है, एग्जाम्पल है अमेरिका की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था। देखिए, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति विधायिका को भंग नहीं कर सकता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में सत्ता केंद्रीकृत होती है, राष्ट्रपति ही कार्यपालिका का प्रमुख होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति अपने मंत्रियों के चुनाव में स्वतंत्र होता है और मंत्रियों के चयन में व्यवस्थापिका की भूमिका नामात्र की होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त वाक्य हम भारत के लोग यह स्पष्ट करता है कि भारत में सत्ता का एकमात्र स्रोत जो है वह है जनता। यहाँ के लोग जो प्रतिनिधियों का निर्वाचन सत्ता संचालन के लिए करती है, प्रतिनिधियों का निर्वाचन सत्ता को संचालित करने के लिए करती है। यानी भारतीय लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों को जनता के सेवक का दर्जा प्राप्त है। भारतीय संविधान में संघ एवं राज्यों की शक्तियों को संविधान में स्पष्टता जो है विभाजित किया गया है, इसीलिए भारतीय संविधान को परिसंघीय भी कहा जाता है। देखिए, अगर बात करें तो ब्रिटिश संसद को संसदों की जननी कहा जाता है। ब्रिटिश संसद को संसदों की जननी। ब्रिटेन में परंपराओं के अनुरूप आवश्यक कानून बनाते हुए प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन किया जाता है क्योंकि ब्रिटेन में लिखित संविधान का अस्तित्व नहीं है। भारतीय संविधान में एकात्मक शासन के प्रमुख लक्षणों में राज्यपाल का पद
अखिल भारतीय सेवाएं, एकल नागरिकता, आपातकालीन प्रावधान, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व शामिल है। भारत एक गणतंत्र है। इसका आशय है कि भारतीय राजनीतिक या प्रशासनिक व्यवस्था के सर्वोच्च पद पर निर्वाचित व्यक्ति आसीन होता है। भारतीय संविधान में संघात्मक और एकात्मक दोनों व्यवस्थाओं के तत्व पाए जाते हैं, लेकिन भारतीय संविधान मूलतः जो है संघात्मक है। केसी वियर ने भारत को अर्ध संघात्मक राज्य कहा है। जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। भारतीय संविधान अधिक कठोर, अधिक लचीले के मध्य एक संतुलन स्थापित करता है। यह कथन केसी वियर का है। बी आर अंबेडकर के अनुसार संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। राज्य यानी स्टेट शब्द एक राजनीतिक संस्था या संगठन को संदर्भित करता है जिसका तात्पर्य है एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से निवासित संप्रभु व्यक्तियों के समुदाय जिसकी एक संगठित सरकार हो, वो अपने आंतरिक और वैदेशिक मामलों के संदर्भ में बाह्य नियंत्रण से मुक्त हो। राज्य के मूलभूत प्रमुख तत्व हैं। पहला है व्यक्ति या जनसंख्या, दूसरा है सरकार या सत्ता, तीसरा निर्धारित सीमांकन वाला भूभाग, चौथा है संप्रभुता। ठीक है, तो याद रखिएगा किसी भी राज्य का अनिवार्य तत्व संप्रभुता होती है और इसके बिना कोई भी राज्य की श्रेणी में नहीं आता है। इस आधार पर विकल्प ए में दिया गया कथन राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। सेकंड प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो सही जवाब है संप्रभुता, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। राज्य के चार आवश्यक तत्व होते हैं, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। राज्य के इन चार तत्वों, ये जो चार तत्व हैं, इन चारों तत्वों में संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। संप्रभुता के बिना कोई राज्य अंतरराष्ट्रीय दृष्टि से राज्य नहीं राज्य नहीं किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 3 है भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? भारत की संप्रभुता के संबंध में कौन सा कथन सही है? दो कथन दिए गए हैं, तो बताइए। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, यह जो कथन है पहला सही है, केवल पहला, दूसरा जो है सही नहीं है। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है लेकिन इसके कारण भारत की संप्रभुता कम नहीं होती। राष्ट्रमंडल वास्तव में कोई वैधानिक संगठन नहीं है बल्कि इसके सदस्यों के पारस्परिक सहयोग और सद्भावना पर आधारित संगठन है। राष्ट्रमंडल के सभी सदस्य राष्ट्र स्वतंत्र और सम्मान है और राष्ट्रमंडल के सभी सदस्य राष्ट्र स्वतंत्र और सम्मान है और ब्रिटिश सम्राट के प्रति निष्ठा जैसी कोई शर्त या आवश्यकता नहीं है। 4 नंबर है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? संविधान, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यही राज्य व्यवस्था के रूप में और उद्देश्य का निर्धारण करता है एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है। संविधान से ही शासन के सभी अंग अधिकार और शक्ति प्राप्त करते हैं। 5 नंबर है भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो संसादात्मक संसदीय शासन प्रणाली की सामान्यतः 2 पद्धतियां होती हैं, एक है संसादात्मक और दूसरा अध्यक्षात्मक, यानी संसदीय और अध्यक्षीय। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसादात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसादात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसादात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के द्वारा नियंत्रित होती है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट 6 नंबर, संसादात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? संसादात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 7 नंबर है संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें
संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें क्या होता है, जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। बी ऑप्शन। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। भारतीय संविधान ने संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना की है। यह इंग्लैंड की संसदीय प्रणाली का अंगीकरण है। इस व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका का ही भाग होती है। यह विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसमें वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद में निहित होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। प्रश्न संख्या 8 है, सर्वप्रथम संसाधात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? संसाधात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई सर्वप्रथम? तो ग्रेट ब्रिटेन यानी यूके में। वर्तमान में संसाधात्मक शासन का जो स्वरूप है, जो कि अधिकांश देशों में प्रचलित है, सर्वप्रथम ग्रेट ब्रिटेन में परिलक्षित हुआ था। पुष्पेश पंत ने भी अपनी पुस्तक विश्व के इतिहास में स्पष्ट लिखा है कि ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली का आविर्भाव संसार के किसी भी देश से पहले हो गया था। प्रश्न संख्या 9, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है, जुडिशियल रिव्यू की प्रणाली है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, भारतीय संसदीय प्रणाली में न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है, जबकि ब्रिटेन में यह प्रणाली नहीं लागू है। इस अर्थ में भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से भिन्न है। इसके अतिरिक्त वास्तविक और नामात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका, सामूहिक उत्तरदायित्व तथा द्विसदनीय विधायिका भारत और ब्रिटेन दोनों की संसदीय प्रणालियों में लागू है। प्रश्न संख्या 10 है, हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है? हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है, आप बताइए। देखिए, अगर बात करें तो पहला है कि जहां तक विधि निर्माण का संबंध है, ब्रिटिश संसद सर्वोपरि या संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। दूसरा, भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय के द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। यानी दोनों सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ब्रिटिश मॉडल पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत को अपनाया गया है। वहां संसद ही सर्वोच्च विधिक प्राधिकारी है, जो कि किसी विधि का सृजन या किसी विधि का समापन कर सकती है। दूसरी ओर भारतीय मॉडल में संवैधानिक सरकार की व्यवस्था है, जिसके तहत संसद की विधि निर्माण की शक्ति लिखित संविधान के द्वारा परिसीमित है। केशवानंद भारतीवाद 1973 में दिए गए ऐतिहासिक निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने संसद की संविधान में संशोधन की शक्ति को स्वीकार किया। यह भी निर्धारित किया कि संविधान की मूल संरचना या सांचे ढांचे में परिवर्तन करने वाला कोई संशोधन संसद के द्वारा नहीं किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या, दूसरा कथन है कि भारत में जो दूसरा कथन दिया गया था कि भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले मतलब कि जो उच्चतम न्यायालय है, इसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 145(3) के तहत गठित की जाने वाली संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। अनुच्छेद 145(3) में प्रावधानित है कि जिस मामले में संविधान के निर्वाचन के बारे में विधि का कोई सर्वान प्रश्न अंतर्वर्लित है, उसका विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए बैठने वाले न्यायाधीशों की संख्या न्यूनतम 5 होगी। इसे ही संविधान पीठ के या संविधान पीठ के रूप में भी अभिहित किया जाता है। 11 नंबर है, निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। सही जवाब है अध्यक्षात्मक सरकार। अध्यक्षीय सरकार। देखिए, अध्यक्षात्मक सरकार भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, जबकि संसदात्मक सरकार शासन प्रणाली, संघात्मक सरकार शासन प्रणाली तथा स्वतंत्र न्यायपालिका भारतीय संविधान की विशेषता है।
तो संसाधात्मक सरकार, संघात्मक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका भारतीय संविधान की विशेषता है। 12 नंबर है, भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में कौन सही नहीं है? भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में कौन सही नहीं है? राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार, डी ऑप्शन। भारत में राष्ट्रपतीय पद्धति की नहीं बल्कि संसदीय पद्धति की सरकार है। यहाँ राष्ट्रपति शासन का औपचारिक प्रमुख मात्र है। भारतीय संविधान संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था करता है। इसमें धर्मनिरपेक्ष राज और संघीय प्रणाली को अपनाया गया है। 13 नंबर है, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि अगर बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी कहा जाता है। इस शासन व्यवस्था में संसद विधि निर्माण की सर्व संस्था होती है। कार्यपालिका अपने सभी कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं और कार्यपालिका तभी तक सत्तारूढ़ या कार्यरत रहती है जब तक उसे संसद का विश्वास प्राप्त रहता है। प्रश्न संख्या 14 है, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ क्या है? तो प्रमुख लाभ है कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है, सी ऑप्शन। 15 नंबर है, भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित है? संस्थागत रूप में निहित है तो देखिए अगर बात करें तो मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक वे अपने पद पर बने रहते हैं। पहला दूसरा बिल्कुल सही है, ठीक है। अनुच्छेद 75(5) में उल्लेख है कि मंत्री बिना संसद सदस्य बने 6 माह से अधिक पदों पर नहीं बने रह सकते हैं। यानी 6 महीने तक वे बिना मतलब कि सदस्य बने मंत्री के पद पर रह सकते हैं। यानी मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। इसीलिए कथन दूसरा भी सही है क्योंकि लोकसभा संसद का भाग है। भारत में राज्य का अध्यक्ष यानी राष्ट्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है जबकि मंत्रिमंडल की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। 16 नंबर है, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में कौन सा वक्तव्य सही है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। देखिए अगर बात करें तो याद रखिएगा शासन प्रणाली की सामान्यतः 2 पद्धतियां होती हैं, संसदीय और अध्यक्षीय। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका यानी विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के द्वारा नियंत्रित होती है तथा न्यायपालिका कार्यपालिका एवं विधायिका के कार्यों की न्यायिक समीक्षा कर सकती है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। 17 नंबर है, निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि। देखिए संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली या उत्तरदायी शासन प्रणाली के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इसमें सरकार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अतः सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करना ही मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार या संसदीय सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत है। प्रश्न संख्या 18 है, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती है।
राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती है। किसमें? तो राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति शासन पद्धति में समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। इनका प्रयोग वह विधायिका से पृथक और स्वतंत्र रूप से स्वयं या अपने द्वारा चयनित मंत्रियों के माध्यम से करता है। 19 नंबर है, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत क्या लक्षण हैं? यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, संसदीय सरकार है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित होती है। ठीक है। और चौथा यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। पहला, दूसरा, तीसरा सही है, यानी बी ऑप्शन। लोकतांत्रिक गणतंत्र, संसदात्मक सरकार और सर्वोच्च सत्ता का जनता में निहित होना भारत की राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान नहीं करती है, बल्कि सत्ता को केंद्र और राज्यों में विभाजित किया गया है। प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही हैं आपको बताना है। तो देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, बिल्कुल सही। भारत एक प्रभुता संपन्न राज्य है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। भारतीय संविधान के तहत भारत में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। यह एक प्रभुता संपन्न राज्य है। नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा संविधान निर्माताओं ने कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को भी अभिव्यक्त किया है। साथ ही भारतीय समाज को भी लोकतांत्रिक माना जा सकता है। 21 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? तो सत्तावादी सरकार, डी ऑप्शन। भारतीय शासन प्रणाली में शासन का संचालन संविधान के प्रावधानों के अनुरूप होता है। भारत में विधि का शासन है। यहाँ गणतंत्र है, न कि राजतंत्र। प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत जनता अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन कर संविधान संगत लोकतांत्रिक सरकार का गठन करती है। यहाँ सत्तावादी सरकार नहीं है। इसके बाद प्रश्न संख्या 22, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है, याद रखिएगा, भारतीय संविधान से। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के प्राधिकार का स्रोत भारत का संविधान है। संघीय शासन प्रणाली के अनुरूप केंद्र और राज्यों के बीच विधायी, प्रशासनिक और आर्थिक शक्तियों का विभाजन भारतीय संविधान में किया गया है। 23 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभिकथन ए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, कारण भारत का अपना एक संविधान है। देखिए, ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो बी ऑप्शन। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसका प्रमाण संविधान के उद्देशिका के प्रारंभिक शब्दों हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए से दर्शित होता है। लोकतंत्र शासन का वह रूप होता है जिसमें सभी महत्वपूर्ण निर्णय जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा संयुक्त रूप से किए जाते हैं। भारत में भी शासन के लोकतांत्रिक रूप को अपनाया गया है। भारत का अपना लिखित संविधान है, जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। 24, निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? सुशासन की विशेषता इनमें से कौन नहीं है? सुशासन की विशेषता नहीं है लाल फीताशाही, डी ऑप्शन। लाल फीताशाही सुशासन की विशेषता नहीं है, जबकि हिस्सेदारी, जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून का नियम, सर्वसम्मति से निर्णय लेना, दक्षता और प्रभावशीलता आदि सुशासन की विशेषताएं हैं। 25 नंबर है, कल्याणकारी राज का उद्देश्य है। वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। कल्याणकारी राज नागरिकों के, विशेष रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है। नागरिकों का वह वर्ग जो सामाजिक आर्थिक रूप से सुदृढ़ है, अपना कल्याण स्वयं कर सकता है। उसे किसी विशेष संरक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। यही कारण है कि भारत में मलाईदार परत यानी क्रीमी लेयर को, यानी पिछड़ों में अगड़ों को लोक नियोजन में आरक्षण प्रदान नहीं किया गया है। हाल ही में शुरू हुई प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना भी सभी किसानों के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ छोटे किसानों के लिए है। संघ सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा चलाई जा रही अन्य विभिन्न विशेष योजनाओं के लक्षित नागरिक समूहों की पहचान से भी यह स्पष्ट होता है कि कल्याणकारी राज की अवधारणा के केंद्र में वंचित वर्ग ही है।
26 राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? तो कल्याणकारी राज्य का, ऑप्शन ए। राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की व्याख्या करता है। कल्याणकारी राज्य की सरकार समग्र विकास और प्रगति की व्यापक और अधिक धनात्मक आवश्यकताओं से संदर्भित होकर कार्य करती है। मात्र शांति बनाए रखना, विवादों का समाधान और आवश्यक सेवाओं को उपलब्ध कराने तक ही उसका कार्य सीमित नहीं होता है। 27 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है साम्यवादी राज्य, डी ऑप्शन। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनैतिक समानता या न्याय, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्रात्मक गणराज्य आदि दर्शनों को आत्मसात किया गया है, किंतु साम्यवादी राज्य के दर्शन का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। समाजवादी राज्य एवं राजनैतिक समानता या न्याय का उल्लेख हमें उद्देशिका में मिलता है। कल्याणकारी राज्य का दर्शन संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत सन्निहित है। इसके बाद प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो भारत एक संसाधात्मक प्रजातंत्र है। भारत में संसाधात्मक प्रजातंत्र को अपनाया गया है। संसदात्मक प्रजातंत्र में शक्ति मूलतः जनता में निहित होती है। संसद में जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन सत्ता का संचालन करते हैं। 29 नंबर है, भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो जनता, ऑप्शन ए। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख जो स्रोत है देश की जनता है, क्योंकि भारत का संविधान आरंभ होता है हम भारत के लोग। साथ ही भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य है, यानी भारत में राज सत्ता जनता में निहित है। जनता को अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का अधिकार है, जो जनता के स्वामी न होकर सेवक है। प्रश्न संख्या 30 है, निम्नांकित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? तो एकल कार्यपालिका अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है। एकल कार्यपालिका, इसमें सत्ता केंद्रीकृत होती है। 31 है, कौन सा सही है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की जो विशेषता है इसमें क्या है? कौन सी विशेषता है? तो कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्री परिषद का चयन जो है सिलेक्शन स्वयं करता है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है, यानी ऊपर वर्णित सभी तथ्य सही हैं, डी ऑप्शन। देखिए, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है कि कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपनी मंत्री परिषद का चयन स्वयं अपने विवेक से करता है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग यानी संसद को भंग नहीं कर सकता। तीनों विकल्प के कथन सही हैं। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बचे हुए प्रश्नों को कवर करेंगे। आप इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें, चैनल को ज्वाइन करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।